नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी को मेरे जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो पसंद आ रहे होंगे। अगर किसी को कोई समस्या है या कोई उपविषय विशेष पर कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर अगर लेसन तैयार करना है तो आप मेरे साथ अपने विचार साझा करें। आज हम एक नए उपविषय के साथ, एक नए टॉपिक के साथ यहाँ मिल रहे हैं, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे कि था क्या ये कार्यक्रम। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आरएमएसए के नाम से जाना जाता है, जिसे इंग्लिश में नेशनल मिशन फॉर सेकेंडरी एजुकेशन कहा जाता है। एक केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम थी जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार ने सेकेंडरी जो माध्यमिक शिक्षा है, सेकेंडरी एजुकेशन है, पूरे भारत के अंदर जो विद्यालय हैं, सरकारी स्कूल हैं, उसमें इसको लागू किया। इट वॉज लॉन्च्ड इन मार्च 2009। इसको मार्च 2009 में लागू किया गया। The implementation of the scheme has started from 2009-10 to provide conditions for an efficient growth, development and equity for all. इसका जो इस कार्यक्रम को लागू करने का जो मूल उद्देश्य था वो क्या था? एफिशिएंट ग्रोथ की एक बहुत ही प्रभावी जो वृद्धि है वो नजर आनी चाहिए शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, खास करके माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र के अंदर। और दूसरा था डेवलपमेंट एंड इक्विटी फॉर ऑल, विकास भी हो सभी का और सबको समान रूप से जो शिक्षा है वो प्रदान की जाए। शिक्षा अलग अलग तरह के, पहले भी मैं अपने कुछ लेक्चर्स में ये बता चुका हूँ कि शिक्षा में कई तरह के विभेद हैं। एक है ग्रामीण विद्यालय, शहरी विद्यालय में अंतर है, एक प्राइवेट और सरकारी विद्यालय में अंतर है, एक सीबीएसई स्कूल और स्टेट बोर्ड्स का अंतर है, एक एनसीआर के जो स्कूल्स हैं और उसके बाद बाकी इंडिया के जो बचे हुए स्कूल्स हैं उनका अंतर है। तो इस तरह के जितने भी विभेद हैं उनको खत्म कर देने का जो ये एक प्रयास था। द स्कीम इंक्लूड्स ए मल्टी डायमेंशनल रिसर्च, टेक्निकल कंसल्टिंग, वेरियस इम्प्लीमेंटेशंस एंड फंडिंग सपोर्ट। ये जो योजना थी इसमें बहुआयामी अनुसंधान को शामिल किया गया कि शिक्षा के इस विशेष पहलू से जुड़े हुए किन किन क्षेत्रों में क्या क्या अनुसंधान हो सकते हैं उनको इसमें जोड़ा गया। टेक्निकल कंसल्टिंग, तकनीकी सहायता भी ली गई। वेरियस इम्प्लीमेंटेशन एंड फंडिंग सपोर्ट्स, बहुत सारी चीजों को इसमें, नई चीजों को इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया और इसमें विशेष तौर पर कुछ जो फंड है, वित्त सहायता है, उसकी जो प्रावधान है वो किए गए। ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके? जो सबसे पहला उद्देश्य है वो क्या था? द स्कीम envisages achieving a gross enrollment ratio of 75% from 52.26 in 2005-06 for classes 9th 10th within 5 years of its implementation by providing a secondary school within reasonable distance of any habitation. किसी भी लोकेलिटी में, किसी भी बसावट जिसको हम कहते हैं, एक स्थान होता है जहां लोग रह रहे हैं, पहला उद्देश्य तो ये था कि वहां पर हम एक निश्चित दूरी के ऊपर विद्यालय दे पाए, सेकेंडरी स्कूल दे पाए। दूसरा, कार्यक्रम के लागू होने के 5 वर्ष के अंदर अंदर जो एनरोलमेंट रेशियो था 52.26, जो 2005 और 6 के अंदर आंका गया, उसको 75% तक बढ़ाने का था पहले 5 साल के अंदर इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के अंदर। मतलब हर लोकेलिटी में एक माध्यमिक विद्यालय देना और 2005-06 में जो नामांकन की दर थी 52.26, उसको कार्यक्रम लागू होने के 5 वर्ष के अंदर अंदर 75% तक लेकर जाना, इसका पहला उद्देश्य था। दूसरा, improve the quality of education imparted at secondary level by making all secondary schools conform to prescribed norms. शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार ला, किस तरीके से? उसके लिए कुछ नई नियमावली लागू कर दी गई। उन नई नियमावली को लागू विद्यालयों में लागू करके शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के ऊपर बल देना, इसका दूसरा उद्देश्य था। तीसरा, रिमूव जेंडर, सोशियो इकोनॉमिक एंड डिसेबिलिटी बैरियर्स। शिक्षा के अंदर ये 2-3 जो बाधाएं हैं वो बहुत बड़ी है। पहला है जिसको हम कहते हैं लिंग का भेदभाव। लड़के और लड़कियों की शिक्षा में आप एनरोलमेंट और सक्सेस का अगर आप प्रतिशत देखें तो उसमें आगे जैसे जैसे जाते हैं, प्राथमिक शिक्षा, उसके बाद जो 6ठी से 8वीं की शिक्षा, फिर 9वीं से 12वीं की शिक्षा, इनमें आप पाएंगे तो जेंडर का जो गैप है वो बढ़ता चला जाता है। सोशियो इकोनॉमिक
अमीर और गरीब के अंदर जो विभेद है वो अलग तरह का है, और डिसेबिलिटी, सक्षम और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, विशेष आवश्यकता वाले बालक जो हैं उनकी शिक्षा के अंदर भी विभेद देखने को मिलता है। उनके लिए शिक्षा के प्रावधान नहीं है, इतने सारी जो योजनाएं लागू हो चुकी हैं उसके बाद भी, तो उस विभेद को मिटाना भी इसका एक उद्देश्य था। नेक्स्ट है प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू सेकेंडरी लेवल एजुकेशन, सार्वभौमिक पहुंच जो है वो देना जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसकी, ये भी इसका एक उद्देश्य था। एनहांस एंड यूनिवर्सलाइज रिटेंशन बाय 2020। रिटेंशन क्या है? धारणा जिसको हम कहते हैं, बनाए रखना। जिस बच्चे ने विद्यालय में पहली कक्षा में दाखिला लिया उसको हम किस कक्षा तक बनाए रखते हैं? 5वीं तक, 8वीं तक, 10वीं तक, 12वीं तक, या उससे आगे वो हायर एजुकेशन तक जाता है, उसको हम कहते हैं रिटेंशन। कुछ बच्चे होते हैं पहली कक्षा में दाखिला लिया, किन्हीं वजह से वो 5वीं कक्षा से पहले, 8वीं कक्षा से पहले, 10वीं या 12वीं कक्षा से पहले अपना जो विद्यालय की शिक्षा है वो छोड़ देते हैं, वो रिटेंशन को प्रभावित करती है। तो उन्होंने सार्वभौमिक जो धारण शक्ति थी 2020 तक, उसको बढ़ाने की बात कही। अब बात करते हैं कि फिजिकल फैसिलिटीज जो हैं वो आरएमएसए के तहत क्या क्या की गई, भौतिक जो संसाधन हैं उनमें क्या क्या परिवर्तन किया गया, विद्यालय में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। एडिशनल क्लासरूम्स, अतिरिक्त कक्षा कक्ष जो हैं वो देने की बात कही गई, और इसके लिए ग्रांट्स भी दी गई। आगे हम पढ़ेंगे आंकड़े कुछ लास्ट स्लाइड के अंदर, इसमें बताया गया कि कितने से कक्षा कक्ष बढ़कर कितने हो गए। लेबोरेटरीज, प्रयोगशालाएं स्थापित करने पर बल दिया गया कि विद्यालयों में प्रयोगशालाएं होनी चाहिए ताकि गुणवत्तापरक शिक्षा हम दे पाए। लाइब्रेरीज, पुस्तकालय जिसको हम कहते हैं, जिनका बहुत अभाव है हमारे जो स्कूल्स हैं, खास करके सरकारी स्कूल कह लीजिए, या स्कूल के किसी भी स्तर पर आप देखें, होती जरूर है, उसका उपयोग नहीं हो पाता है। तो उनको प्रभावी ढंग से लागू करना और उनकी स्थापना करना, इसका एक फिजिकल फैसिलिटीज देने के अंदर एक प्रावधान था। आर्ट एंड क्राफ्ट रूम, आर्ट और क्राफ्ट के जो कक्ष होते हैं वो तैयार करना, इसका एक इसके तहत दिए गए। टॉयलेट ब्लॉक्स जो हैं, खास करके लड़कियों के लिए अलग से जो टॉयलेट्स हैं उनको क्रिएट करने की बात कही गई। ड्रिंकिंग वाटर प्रोविजन, पीने के पानी का सही प्रबंध करना भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिश्चित किया गया। रेजिडेंशियल हॉस्टल फॉर टीचर्स इन रिमोट एरियाज, कोई भी व्यक्ति अपने घर से या ऐसे स्थान पर जहां पर सुविधाएं कम हैं, दूरस्थ स्थान जिसको हम कहते हैं, वहां पर नौकरी नहीं करना चाहता। जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक हम सोचते हैं कहीं लग जाए, जैसे ही मिल जाती है ट्रांसफर करवा के अपने घर के नजदीक आना चाहते हैं। तो इस कार्यक्रम में इस कारक को उठाया गया, इस कारण को लिया गया कि वहां पर हम रेजिडेंशियल हॉस्टल्स दें टीचर्स को, ताकि वो वहां ठहर कर बच्चों की शिक्षा को अच्छे तरीके से, सुचारू तरीके से जारी रख सके। क्वालिटी इंटरवेंशंस की जो बात आई, गुणवत्ता, शिक्षा की गुणवत्ता की हमने बात की, उसमें क्या क्या जो नियमावली है वो दी गई। अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल टीचर्स, अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति की बात कही गई। अध्यापक बालक जो अनुपात है, 30 बालकों पर 1 अध्यापक होना चाहिए, ये इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिश्चित करने की कोशिश की है, जो नहीं हो पाया अभी तक। फोकस ऑन साइंस, मैथ एंड इंग्लिश एजुकेशन, विज्ञान, गणित और अंग्रेजी विषय की शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान देने की बात कही गई। इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, अध्यापकों की सेवाकालीन जो शिक्षा होती है उसके ऊपर विशेष बल दिया गया कि जो नई तकनीक शिक्षा के अंदर आ रही है, नए जो मेथड्स आ रहे हैं, विधियां आ रही हैं, उनसे अध्यापकों को हम संबल बना सकें, उनको हम सिखा सकें, जिन्होंने पुराने समय में बीएड या जो अध्यापन जो कोर्स है वो किया है। साइंस लेबोरेटरीज, विज्ञान की प्रयोगशालाओं को स्थापित करने की बात कही गई और उनके उपयोग को सुनिश्चित करने की बात भी कही गई कि विद्यालयों में होती हैं परंतु उपयोग नहीं हो पाता है। आईसीटी अनेबल्ड एजुकेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसको हम कहते हैं, सूचना व संप्रेषण तकनीकी, इसके ऊपर आधारित शिक्षा को बल देने का, कंप्यूटर का यूज, मास मीडिया का यूज, या डिस्टेंस एजुकेशन में हम जैसे आजकल हम ऑनलाइन कक्षाओं की बात कर रहे हैं, जिस जरिए से मैं आपके तहत ये शिक्षा पहुंचा रहा हूं, इस तरह के जो प्रावधान है वो करने की बात कही गई। करिकुलम रिफॉर्म्स, पाठ्यक्रम में बदलाव करने की बात कही गई कि पाठ्यक्रम जो है वो समय समय पर बदलता रहना चाहिए, जो चीजें नई आ रही हैं उसको नए तरीके से लागू किया जाए। टीचिंग लर्निंग रिफॉर्म्स, अध्ययन जो अधिगम की जो नए तकनीक हैं उनको भी लागू करने की बात इसके अंदर गुणवत्ता वाले पहलू के अंदर कही गई।
इक्विटी इंटरवेंशन, समता के लिए क्या कहा गया? सबसे पहला स्पेशल फोकस इन माइक्रो प्लानिंग। माइक्रो प्लानिंग क्या है मैं थोड़ा सा बता दूं। ये योजना बनी मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, और इसको लागू होना था गांव के एक छोटे से छोटे कस्बे में, छोटे से छोटे गांव के अंदर। अगर वहां पर कोई समस्या है और इस योजना में उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया, तो इस कार्यक्रम में प्रावधान दिया गया कि छोटे छोटे स्थानों पर कुछ इस कार्यक्रम के अंतर्गत बदलाव किए जा सकते हैं। वो अपनी छोटी सी कोई और योजना बनाकर उस समस्या से निपटने की जो तरीके हैं वो लागू कर सकते हैं। माइक्रो प्लानिंग, सूक्ष्म जो नियोजन है उसके ऊपर इसमें विशेष बल दिया गया। प्रेफरेंस टू आश्रम स्कूल्स फॉर अपग्रेडेशन। जो आश्रम स्कूल है, मतलब जहां पर रेजिडेंशियल स्कूल जिसके हम कहते हैं, उनको अपग्रेड करने के ऊपर बल दिया गया। Preference to area with concentration of SC, ST minority for opening of schools. SC, ST और अल्पसंख्यक दर्जे के जो एरिया हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये लोग रहते हैं, वहां पर विद्यालय खोलने के ऊपर बल दिया गया कि वहां पर विद्यालय खोले जाने चाहिए। स्पेशल एनरोलमेंट ड्राइव फॉर द वीकर सेक्शन। कमजोर जो वर्ग है उनको, उनके ऊपर विशेष तरह से अभियान चलाया जाए कि उनको विद्यालय में नामांकित किया जाए। और वीकर सेक्शन में कौन आ रहा है? SC, ST, गर्ल्स और उसके साथ साथ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, या जिनको माइनॉरिटीज हम कहते हैं, वो वीकर सेक्शंस हैं। उनको विद्यालय में नामांकित करना, विद्यालय में दाखिला दिलाना, ये प्रावधान भी करने का इसमें जो इक्विटी इंटरवेंशन थी, समता समानता की जो बात करता था, वो पहलू इसमें ये प्रावधान दिया गया। मोर फीमेल टीचर्स इन स्कूल। लड़कियों को विद्यालय में आगे तक न पढ़ाने का एक बहुत बड़ा कारण भारतीयता में है, भारतीय विद्यालयों में, भारतीय शिक्षा व्यवस्था में है कि जो महिला अध्यापक हैं वो कम है, क्योंकि लड़कियां अपनी जो समस्याएं हैं, लड़कियां अपने जो कुछ व्यक्तिगत समस्याएं हैं वो मेल टीचर्स के साथ शेयर नहीं कर सकती। इसलिए इस कार्यक्रम में कहा गया कि फीमेल टीचर्स को ज्यादा से ज्यादा विद्यालयों में नौकरियां दी जाएं, नई जो महिला अध्यापिकाएं हैं उनकी नियुक्ति की जाए। सेपरेट टॉयलेट ब्लॉक्स फॉर गर्ल्स, ये भी एक समस्या है कि लड़कियों के लिए अलग से जो टॉयलेट ब्लॉक्स हैं उनका निर्माण किया जाए। अचीवमेंट्स की बात करते हैं, इस कार्यक्रम से क्या क्या चीजें निकल कर आई। ये आंकड़े हैं, 15-16 की रिपोर्ट आई थी RMS से कि उसके आंकड़े हैं। 11,577 न्यू सेकेंडरी स्कूल अप्रूव, 11,577 नए जो सेकेंडरी स्कूल थे उनको मान्यता दे दी गई, जिनमें से 10,082 स्कूल जो हैं वो कार्य रूप उस समय काम कर रहे थे। इतने विद्यालयों को मान्यता दी गई, किसी को अपग्रेड कर दिया गया, कुछ नए स्कूल खोले गए, जिनमें से 10,082 2015-16 के अंदर जो 11,577 थे उनमें से काम करना प्रारंभ कर दिया। 52,750 एडिशनल क्लासरूम, 52,750 अतिरिक्त कक्षा कक्ष अप्रूव कर दिए गए, जिनमें से 20,839 पूरे कर लिए गए और 16,774 जो थे वो जिन पर कार्य चल रहा था, इनके लिए बजट पारित हो चुका था और इतने 20,839 बन चुके थे। 25,948 जो विज्ञान की प्रयोगशालाएं थी वो अप्रूव हुई, जिनमें से 10,107 को कंप्लीट कर लिया गया, मतलब वो विद्यालयों में कार्य करने के लिए तैयार थी। और 8,532 जो विज्ञान प्रयोगशालाएं थी जिन पर काम चल रहा था। 21,864 कंप्यूटर लैब्स जो है वो अप्रूव हुई, जिनमें से 6,920 को पूरा कर लिया गया। 6,297 पर कार्य जारी था वर्ष 2015-16 के अंदर, जिस वर्ष के हम ये आंकड़े बात कर रहे हैं। 27,428 लाइब्रेरीज जो हैं वो अप्रूव की गई, पुस्तकालय, जिनमें से 10,133 पूरे कर लिए गए। 8,929 जो थे वो प्रोग्रेस में थे। 31,453 आर्ट एंड क्राफ्ट रूम अप्रूव किए गए, ताकि बालकों को अंदर जो सृजनात्मकता है, क्रियात्मकता है, उसको बढ़ावा दिया जा सके, जिनमें से 12,062 जो है वो कंप्लीट कर लिए गए। 9,686 जो थे जिन पर काम चल रहा था। 12,327 ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी जो है, पीने के पानी की व्यवस्था के लिए प्रावधान जो है वो अप्रूव किया गया और 7,096 उनमें से पूरे कर लिए गए और 2,507 जो थे जिन पर काम चल रहा था। 5,408 टीचर क्वार्टर्स अप्रूव,
अध्यापकों के रहने के लिए जो क्वार्टर्स थे वो अप्रूव हुए। 623 का निर्माण हो चुका था और 509 पर काम चल रहा। 2975 मेजर रिपेयर अप्रूव। विद्यालय के अंदर दीवार नहीं है, लैब के अंदर कोई सामान नहीं है, किसी रूम के अंदर जो फर्नीचर की व्यवस्था है वो करनी है, इस तरह की रिपेयर जो थी वो अप्रूव हुई, जिनमें से 1313 को पूर्ण कर लिया गया और 271 जो थी वो प्रोग्रेस में थी। तो ये था हमारा टॉपिक आरएमएस से। इसमें हमने देखा कि इस कार्यक्रम ने शिक्षा की गुणवत्ता और माध्यमिक शिक्षा के अंदर जो एनरोलमेंट है उसको बढ़ाने के लिए किस तरह कार्य किया। आगे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा।